डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इंडियन पॉलिटी में मूल कर्तव्य तक अपने सफर को तय किया था। अब आज के क्लास में हम इंडियन पॉलिटी का दूसरा खंड यानी सेकंड सेक्शंस जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो भारतीय संविधान है उसके आरंभ में कुछ मूलभूत विषय है, जैसे राज्य के बारे में, नागरिकता के बारे में, मौलिक अधिकार के बारे में, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य के बारे में हम लोग पढ़ते आए हैं और पढ़े हैं। आज के क्लास में हम एक नया खंड शुरू करने जा रहे हैं जो पूरा देश के प्रशासन से या शासन के ढांचे से संबंधित है। उसको पढ़ने से पहले ये ज़रूरी है कि देश का जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स है उससे आप परिचित हैं कि नहीं। यदि एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर से आप परिचित नहीं हैं तो फिर आगे की बातें समझ में नहीं आएंगी। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स का मतलब ये हुआ कि जो सेपरेशन ऑफ पावर के तरह के कारण एडमिनिस्ट्रेशंस को या गवर्नमेंट को तीन भागों में बांटा जाता है और गवर्नमेंट तीन तरह के काम करती है। तो आप इस स्ट्रक्चर से परिचित है कि नहीं कि पहले बताना पड़ेगा। जल्दी बोलिए। स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट जानते हैं आप लोग? सरकार की संरचना, बोलिए ना, हाँ या ना। अगर जानते हैं तो फिर हम डायरेक्ट प्रेसिडेंट पे आएंगे, अगर नहीं जानते हैं तो हम वहां से शुरू करेंगे। नहीं जानते हैं, ठीक है। तो देखिए साहब, जहां तक स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट की बात है, यानी सरकार की संरचना, स्ट्रक्चर्स ऑफ गवर्नमेंट की बात है, तो इसमें विभाजन जो किया जाता है संरचना को, उसके लिए एक टॉपिक है, एक शब्द है, और उसको हम लोग बोलते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ, यानी शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। देखिए, ये इसको देने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था मॉन्टेस्क्यू। ये फ्रांस के दार्शनिक थे और प्रबोधन युग यानी एज ऑफ इनलाइटमेंट के पीरियड के थे। मॉन्टेस्क्यू ने सेपरेशन ऑफ पावर का जो थ्योरी दिया, वहां से शासन का एक नया रूप भर करके सामने आया, और वो रूप था डेमोक्रेसी का। वास्तविक के बात यह है कि मॉन्टेस्क्यू ने इस बात की व्याख्या की कि शासन करने के तीन हाथ होते हैं। एक हाथ कानून का निर्माण करता है, दूसरा हाथ उस कानून को लागू करता है, और तीसरा हाथ जो उस कानून का पालन नहीं कर रहा है उसको दंडित करता है, पनिश करता है। तो मॉन्टेस्क्यू ने कहा कि अभी तक, जब से दुनिया बनी है, तब तक ये तीनों शक्तियां एक ही हाथ में होती थी, और वो हाथ क्या था? तो राजा का। तो तीनों शक्तियां जब एक हाथ में चली आती है तो वो सत्ता निरंकुश हो जाती है, एब्सोल्यूट हो जाती है। मॉन्टेस्क्यू का कहना था कि सत्ता को एब्सोल्यूट नहीं होना चाहिए। सत्ता अगर एब्सोल्यूट हो जाएगी, उस पर कोई नियंत्रण नहीं रहेगा, तो फिर जनता का मनचाहा शोषण करेगी, जो अभी तक होता आ रहा है। तो उसने यह जो विचारधारा दिया कि शासन व्यवस्था
में जो शक्ति है वो तीन तरह की है, वो एक हाथ में नहीं होना चाहिए। कानून कोई अलग हाथ बनाए, उसको लागू कोई दूसरा करे, और जो दंडित करने का पावर हो वो किसी तीसरे शक्ति को। और अगर ऐसा होगा तो फिर साहब क्या बोलते हैं आपको, लोगों का शोषण, एक्सप्लॉयटेशन और पीपुल बंद हो जाए। तो यहीं से उदित हुआ लोकतंत्र की विचारधारा। और सबसे पहला देश जो इस सिद्धांत को अपनाया था वो था संयुक्त राज्य अमेरिका। पूरी तरीके से सेपरेशन ऑफ पावर जो अडॉप्ट किया गया है वो कहाँ किया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका। वहाँ राष्ट्रपति के काम में न ही वहाँ की कांग्रेस हस्तक्षेप करती, कांग्रेस का मतलब वहाँ की पार्लियामेंट, और न ही राष्ट्रपति वहाँ के पार्लियामेंट यानी कांग्रेस के काम में हस्तक्षेप करती। इसी प्रकार से वहाँ की जो जुडिशियरी है वो दोनों के कामों में हस्तक्षेप नहीं करती। तीनों के काम बटे हुए हैं और तीनों स्वतंत्र रूप से काम करता है। इससे एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दे देंगे तो आप अच्छे से समझ जाइएगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद पेरिस का शांति सम्मेलन हुआ था। उसमें अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने 14 सूत्री कार्यक्रम प्रस्तुत किया था, और 14 सूत्री कार्यक्रम 14 पॉइंट प्रोग्राम के अंतर्गत जो है वो राष्ट्र संघ लीग ऑफ नेशंस का स्थापना करना। तो लीग ऑफ नेशंस स्थापित हो गया, लेकिन जिसके प्रस्ताव पर स्थापित हुआ यानी अमेरिका, वही उसका मेंबर नहीं बना। क्यों नहीं बना साहब? तो रूल्स ये है कि राष्ट्रपति जो है इंटरनेशनल एग्रीमेंट कर सकता है, ये उसका एग्जीक्यूटिव पावर, लेकिन वो एग्रीमेंट कानून का रूप तभी लेगा जब सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी कांग्रेस उसको पास कर दे। तो कांग्रेस ने उसको रिजेक्ट कर दिया, इसीलिए अमेरिका जो है वो लीग ऑफ नेशंस का मेंबर नहीं बन पाया। तो ये क्यों हुआ? इसलिए कि सेपरेशन ऑफ पावर के कारण। तो उसी का अनुसरण करके विश्व के जितने देश हैं, जब डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हुई तो सभी जगह एग्जीक्यूटिव ऑर्गन अलग, लेजिस्लेटिव ऑर्गन अलग और जुडिशियरी ऑर्गन अलग अलग, और सबको अलग अलग हाथों में। क्लियर? तो बेसिक चीज़ यही है कि इसको आपको समझना कैसे है कि एक और चीज़ जुड़ी हुई है, और वो चीज़ है फेडरलिज्म यानी संघवाद। तो पहले सेपरेशन ऑफ पावर को समझ लेते हैं, उसके बाद फेडरलिज्म को समझेंगे तो बातें ज़्यादा आसान है। ठीक है? तो सेपरेशन ऑफ पावर में जैसा कि हमने बताया आपको कि जो शक्तियाँ हैं वो 3 जगह पे केंद्रित होती है। कितनी जगह पे? 3 जगह। अब देखते हैं कि वो 3 जगह कौन कौन है। तो एक को बोलते हैं व्यवस्थापिका। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लेजिस्लेटिव। दूसरा को बोलते हैं कार्यपालिका। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। और तीसरा को बोलते हैं न्यायपालिका। इसको इंग्लिश में बोलते हैं जुडिशियरी। ठीक है? अब देखिए ये तीनों जो है वो सेपरेशन ऑफ पावर के तहत नाम है, से शब्द है, ये बॉडी नहीं है, ये क्या है? शब्द है, वर्ड है। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियरी, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब देखिए करता क्या है? तो व्यवस्थापिका का जो काम है वो काम है कानून बनाना, ये इसका काम है। ठीक है? कोई भी व्यवस्थापिका बॉडी होगा वो क्या करेगा? कानून बनाएगा, यानी टू मेक लॉ, ये इसका वर्क। इसी तरीके से कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव का क्या काम है? तो कानून लागू करेगा।
लागू करना, यानी टू इम्प्लीमेंट। इम्प्लीमेंट, और कानून बन गया, लागू हो गया, कोई जरूरी थोड़ी है कि सब मान ले उसको, कोई उल्लंघन भी करेगा, तो जो उल्लंघन करेगा उसको दंडित करने वाले ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं जुडिशियरी या न्यायपालिका। इसका क्या हुआ? टू पनिश। ठीक है साहब, तो ये हुआ शब्द जिसका अर्थ क्या है, ये जो मैंने आपको बताया। अब प्रश्न इसको इस ढंग से समझना इसलिए जरूरी है कि हर देश में इस शब्द के लिए जो बॉडी है वो अलग अलग नामों से, बात समझ में आ रही है? भारत में उसको अलग नाम से जानते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कानून बनाती है भारत में संसद, और इजराइल में उसको बोलते हैं निसेट, ईरान में बोलते हैं उसको मजलिस। तो ये बोलते हैं कंसेप्ट के साथ पढ़ाई। तो अब आपको अगर ऐसे पढ़ लिए तो फिर कहीं का बोलेगा निसेट क्या है भाई इजराइल का, तो आप बोल दीजिएगा उसका लेजिस्लेटिव बॉडी, उसका व्यवस्थापिका है ना। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो इसीलिए इस ढंग से समझना काफी ही जरूरी था। अब देखिए, जो हमने कहा था आपको कि ये तो बात हो गई कि सेपरेशन ऑफ पावर के तहत हमने सरकार के काम को 3 भागों में बांटा है। कोई भी सरकार होगी 3 तरह का काम करेगी, एक कानून बनाएगी, और उसका दूसरा ऑर्गन जो है वो कानून को लागू करेगा, तीसरा ऑर्गन जो है उसको दंडित करेगा। तो इसके बाद भारत में कौन ऑर्गन? भारत में इसे किस नाम से जाना जाता है? तो आपको हम पढ़ाए ढंग से, इससे कबल कि हम जान ले कि आप कितना जानते हैं, तो आप ही बताइए कि भारत में जो व्यवस्थापिका है उसका क्या नाम? उसका नाम संसद है। संसद में कौन बनता है? मैंने सिर्फ संसद ही भारत का व्यवस्थापिका अंग है। बोलिए ना, हाँ या ना? हाँ, इसके आगे नहीं बताइएगा। आप क्या बोलिएगा? नहीं, अच्छा बोलिए। हम पूछ रहे हैं तो सिंपल सा कि भारत की व्यवस्थापिका किसको बोलिएगा? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। वेरी गुड, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट को क्यों बोलिएगा? President is a part of our legislative. Why you can say that? क्योंकि आप लोकसभा में या राज्यसभा में कोई भी ऐसा बिल डालते हैं, हाँ, जिसमें दोनों सदनों को ज्वाइंट मीटिंग बुलाने का एक ये है, वो पावर प्रेसिडेंट के पास है। और ज्वाइंट सेशन बुलाने के कारण जो है प्रेसिडेंट इज द पार्ट ऑफ आवर पार्लियामेंट। और भी पावर है जैसे राज्यसभा में, लोकसभा और राज्यसभा के लिए अकॉर्डिंग इनके पास और भी पावर है। क्या? वही तो लॉ के साइन करें। वेरी गुड, ये रियल काउंस है। जब तक कोई भी विधेयक उस समय तक कानून नहीं बनता है जब तक राष्ट्रपति उस पर साइन नहीं करता। इसलिए राष्ट्रपति विधायिका का। क्लियर? तो चलिए, तो ऐसे में साहब मुस्तफा हुसैन साहब आपसे पूछ रहे हैं कि बिहार का जो विधानसभा है ये किसका पार्ट है? हाँ, राज्यपाल। नहीं, बिहार का जो विधानसभा है तो वो इसमें तीनों में किसमें रखिएगा? इन्होंने तो व्यवस्था में संसद को रख दिया, एक जगह एक ही आदमी रहेगा ना। अब आप एक म्यान में 2 तलवार घुसा रहे हैं। मैं गलत बोल रहा हूँ? हाँ, तो यही पर ये होता है कि अब आपको जानना क्या है कि फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट,
क्या, या टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। तो टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट में हम थोड़ा इसको आगे बढ़ा कर पीछे कर लेंगे, तब वहाँ पर आ जाएंगे। पहले एक और पढ़ाते हैं। अब देखिए साहब, सरकार के प्रकार, क्या, सरकार के प्रकार, यानी टाइप ऑफ गवर्नमेंट। देखिए सरकार की प्रकार हम लोग किस ग्राउंड पे बोल रहे हैं? सरकार के प्रकार के बहुत सारे ग्राउंड है, ठीक है। तो देश की प्रकृति के आधार पर, क्या चीज, देश के की प्रकृति के आधार, यानी इसका इंग्लिश होगा नेचर ऑफ द कंट्री। तो नेचर ऑफ द कंट्री का जहां तक बात है, तो इस प्रकार में दो होंगे। कितने होंगे? दो। एक को हम लोग बोलेंगे संघात्मक शासन व्यवस्था, संघात्मक शासन व्यवस्था। इसका इंग्लिश होगा फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट, और दूसरा होगा एकात्मक शासन व्यवस्था। एकात्मक शासन व्यवस्था, इसको इंग्लिश से बोलेंगे यूनिटरी टाइप ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है ना साहब? अब देखिए ये बहुत बड़ा विषय है, हम लोग को विषयांतर नहीं होना है। हम लोग को ये ध्यान रखना है कि हम लोग को पढ़ना है जो टाइप ऑफ ऑर्गेन्स ऑफ गवर्नमेंट, कार्यपालिका व्यवस्था क्या, न्यायपालिका, उससे जो ये लिंक्ड हो रहा है हमारे देश से संबंधित। इस वजह से इस टॉपिक को आपको हम बता रहे हैं। तो जितना वहाँ ज़रूरत होगा उतना ही यहाँ बताएंगे। इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि इस टॉपिक में सिर्फ इतना ही बात है। आपके काम के लिए इसमें यह है कि संघात्मक शासन व्यवस्था उसको बोलते हैं जिसमें दो सरकारें होती हैं, ठीक है, दो सरकार, यानी टू गवर्नमेंट। तो टू गवर्नमेंट का मतलब क्या हुआ कि एक जो है केंद्र का, यानी सेंटर का, और दूसरा स्टेट का, यानी राज्य का। राज्य का मतलब उसकी इकाई। और इन दोनों के मध्य में जो है वो दो सरकारें होंगी तो आपस में लड़ सकती हैं, तो शासन के विषयों का विभाजन हो जाएगा। शासन के विषयों का विभाजन हो जाएगा। शासन का विषय का मतलब क्या होगा कि सब्जेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट। जैसे शिक्षा एक सब्जेक्ट है, सुरक्षा एक सब्जेक्ट है, विदेश संबंध एक सब्जेक्ट है, कृषि एक सब्जेक्ट है। तो जैसे विदेश संबंध है तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया जाएगा, यानी कोई स्टेट विदेश से संबंध नहीं बना सकता। कृषि है तो ये स्टेट को दे दिया जाएगा, क्योंकि खेती होगा स्टेट के भूमि में, तो एग्रीकल्चर किसका विषय होगा? स्टेट। शिक्षा में दोनों करेगा तो ये कंकरेंट लिस्ट हो जाएगा कि दोनों कर सकता है। तो इस तरीके से तीन सूचियों के माध्यम से केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों को बांट दिया जाता है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं? इतनी ही बात आपको जाननी है।
ठीक है। अब देखिए कि इसका सर्वश्रेष्ठ एग्जाम्पल जो है, अगर उदाहरण इसको हम बोलेंगे, इसका सर्वश्रेष्ठ एग्जाम्पल तो संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सर, शासन के विषयों को विभाजन नहीं समझे। वही तो आपको बता रहे हैं, आप कहीं और होंगे इसीलिए समझ में नहीं आया। हम आपको बोल रहे हैं कि शासन के बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, जैसे फॉरेन अफेयर्स, सुरक्षा, डिफेंस, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, ये सब सब्जेक्ट्स हैं। मैंने इस पर डिपार्टमेंट काम होता है, इस पर काम होता है। तो फॉरेन अफेयर्स जब भी होगा तो सेंट्रल लिस्ट में होगा, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिस्ट में होगा। इसलिए कोई स्टेट फॉरेन विषय पे कोई कानून ना बनाएगा ना लागू करेगा। डिफेंस यानी मिलिट्री वगैरह ये सब जो है, ये सब सेंट्रल का लिस्ट होगा। लेकिन एग्रीकल्चर ये स्टेट का होगा। तो एग्रीकल्चर के विषय में कोई भी कानून बनाना होगा तो स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का विषय है। तो जितनी पुलिस होती है, मिलिट्री होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, लेकिन पुलिस सेंट्रल गवर्नमेंट की नहीं होती है, पुलिस हर स्टेट गवर्नमेंट के अलग होती है। क्यों? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का मुद्दा है, स्टेट सब्जेक्ट्स। तो जहां भी दो सरकारें होंगी वहां शासन के विषयों को, यानी गवर्नमेंट के सब्जेक्ट्स को दोनों सरकारों के बीच बांट दिया जाए। ये संघात्मकता की विशेषता है, क्योंकि वहां दो सरकारें होंगी। क्लियर? और इसका सबसे ग्रेट एग्जाम्पल जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका। कोई यहां तक कंफ्यूजन नहीं। अब आइए एकात्मक कि यहां पर जो है इसमें एक सरकार होगी, यानी वन गवर्नमेंट होगा। और वो वन गवर्नमेंट कहां का होता है? तो सिर्फ केंद्र का होगा, यानी सेंटर का होगा। और इसका एग्जाम्पल क्या है? तो ग्रेट ब्रिटेन। और इसकी विशेषता क्या है कि जब एक ही यूनिट है तो विषयों का बंटवारा नहीं होता। बंटवारा नहीं, क्योंकि एक ही सरकार है। था अब सवाल पैदा हो गया आपके दिमाग में कि इसका मतलब ग्रेट ब्रिटेन में कोई स्टेट नहीं है, तभी ना? नहीं, स्टेट है। ग्रेट ब्रिटेन जो बना है वो 4 इकाइयों से मिलकर बना है। एक तो इंग्लैंड है जिसकी राजधानी लंदन है, उसके बाद न्यू साउथ वेल्स है, उसके बाद नॉर्थ आयरलैंड है, और उसके बाद एक स्कॉटलैंड है। नहीं, स्वीडन तो अलग देश है। तो स्कॉटलैंड है कि 4 मिल करके ग्रेट ब्रिटेन एक देश बना। तो इसका मतलब ये चारों जो स्टेट्स हैं उसके वहाँ सरकार नहीं है, नहीं सरकार भी है, सरकार का पूरा ढांचा है, लेकिन एक अंतर के साथ कि वो सरकार गवर्नर चलाता है। हर राज्यों में कोई इलेक्टेड बॉडी वहाँ नहीं है, कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं है। एक गवर्नर है जो सीधा प्राइम मिनिस्टर के द्वारा उन राज्यों में भेज दिया जाता है, और हर राज्यों के लिए कानून वहां की संसद बनाती है, पार्लियामेंट। तो इसलिए राज्य हैं, लेकिन राज्यों का अस्तित्व स्वतंत्र रूप से नहीं है, सरकार की तरफ नहीं है, बल्कि वहां की राज्यों की सरकार पूर्ण रूप से केंद्र के अधीन। जो केंद्र के द्वारा नियुक्त गवर्नर होता है वो केंद्र के प्रति पूरी तरीके से उत्तरदायी होता है, और वही ऑल इन ऑल होता है राज्य में। कोई इलेक्टेड बॉडी जो है राज्यों में नहीं होती, कोई निर्वाचन नहीं होता है। ऐसे बिहार में बजाबते तौर पे विधानमंडल है, यहाँ निर्वाचन होता है, मुख्यमंत्री होता है, गवर्नर यहाँ भी आता है केंद्र से। लेकिन ब्रिटेन की तरह गवर्नर नहीं कि ऑल इन ऑल। यहाँ ऑल इन ऑल कौन है? तो यहाँ का मुख्यमंत्री है, जिसका इलेक्शंस बजाबते तौर पे होता है। विधानमंडल में बहुमत दल का नेता होता है, चुना जाता है, और विधानमंडल के सदस्यों का निर्वाचन जो है यहाँ की जनता करती है।
इसलिए यहाँ स्पष्ट रूप से 2 सरकारें हैं भारत में या अमेरिका में, लेकिन ब्रिटेन में 2 सरकारें नहीं है, एक ही सरकार। इसलिए वहाँ विषयों का कोई बंटवारा नहीं है। क्लियर? ये पूरी, हाँ बोलिए। सर मैंने हम कहे थे कि वहाँ का जैसे ब्रिटेन का सुप्रीम कोर्ट भी ये बना सकता है, कानून बना सकता है। कौन? ब्रिटेन का सुप्रीम कोर्ट भी कानून बना सकता है, तो फिर आपका कैसे बस है? सबसे पहली बात कि आपका ये पूरा सेंटेंस ही गलत है। आप उल्टा पढ़े कुछ हैं, बोल कुछ और है। आपको बोलना ये चाहिए कि ब्रिटेन का पार्लियामेंट कानून नहीं बना सकता, और आप नहीं भी पूछते हैं तो हम वहीं पर अभी जा रहे हैं। ठीक है? अब तो ये और अगर आपके पास है सबूत तो लेकर के आइए, हम खड़े हैं। ये अभी नहीं आपके घर में है तो कल लेके आइए, कल भी हमारा क्लास है। अब देखिए टॉपिक क्या था कि देश की प्रकृति के आधार पर या सरकार के प्रकार, तो हमने आपको सिर्फ एक प्रकार बताया, संघात्मक एकात्मक। अब एक दूसरा प्रकार भी है, और दोनों को साथ साथ जब तक नहीं समझिएगा तब तक अंदर की बात आपको समझ में नहीं आएगी। अब ये तो ए टाइप ऑफ हमने बता दिया, थोड़ा कलर चेंज कर लें ताकि आपको अच्छा लगे। तो अब दूसरा टाइप जो है उसको यहाँ पर हम लोग बोलेंगे अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था यानी प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट। टाइप ऑफ गवर्नमेंट। और दूसरा एक है संसदीय शासन व्यवस्था। यानी पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट। अब ये नाम आपने कभी सुना है? अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था यानी प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट तथा संसदीय शासन व्यवस्था यानी पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पर बोर्ड पे जगह नहीं है इसलिए इसको लिख नहीं रहे हैं, इसको समझिए ऐसा कि ये जो विभाजन है, कौन विभाजन, इसका बेस जो है एग्जीक्यूटिव है। यानी कार्यपालिका है। बेस्ट एग्जीक्यूटिव है, कार्यपालिका है। इसका अर्थ क्या हुआ कि कार्यपालिका का प्रधान कौन है? Who is the real head of executive? तो जिस देश में कार्यपालिका का जो प्रधान होगा रियल है, नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल से, समझिएगा इसको, तो वहां की शासन व्यवस्था उसी प्रधान के नाम से उसका नामकरण हो। जैसे किसी देश का रियल एग्जीक्यूटिव हेड, वास्तविक कार्यपालिका प्रधान यदि राष्ट्रपति हो तो उसको हम बोलेंगे प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट। और संयुक्त राज्य अमेरिका इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि वहां कार्यपालिका का वो रियल हेड है, वास्तविक प्रधान है, ऑल इन ऑल है। ऑल इन ऑल इसलिए है कि निम्न आधार उसके पास। पहला कि जनता उसको डायरेक्ट चुनती है,
प्रत्यक्ष निर्वाचन उसका होगा। दूसरा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का गठन अपनी मर्जी से करता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में वहां के लेजिस्लेटिव बॉडी का कोई आदमी नहीं होता, यानी सांसद नहीं होता। ये पूरा का पूरा वहां के प्रेसिडेंट का अधिकार है कि 100 साल के बुढ़े को भी और 20 साल के लड़के को भी, अंगूठा छाप आदमी को भी और डिलीट पीएचडी किए हुए किसी को भी वो अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में शामिल कर, और वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसी के प्रति उत्तरदायी होगा, वहां के पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। तो इस तरीके से कार्यपालिका के क्षेत्र में ऐसा राष्ट्रपति एब्सोल्यूट होगा, उसमें वहां के लेजिस्लेटिव से, व्यवस्थापिका से कोई मतलब नहीं है। तो अमेरिका का जो राष्ट्रपति है इसी का एग्जाम्पल। इसीलिए अमेरिका के शासन व्यवस्था को अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था या प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, और साथ ही साथ वो संघात्मक शासन व्यवस्था भी है। अब समझ में आई बात? हम समझते हैं कि आप अच्छे ढंग से समझ रहे हैं। अब देखिए, इसको थोड़ा समझना बहुत टफ है, संसदीय शासन व्यवस्था को, पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट। इसमें क्या होता है, यहाँ पूरा का पूरा सेपरेशन ऑफ पावर है, यानी कांग्रेस और राष्ट्रपति अलग अलग है, किसी को कोई मतलब नहीं। जहां पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट, तो वहां क्या होता है कि जो एग्जीक्यूटिव है, हमने कहा था ना कि ये दारोमदार एग्जीक्यूटिव पर ये किस विभाजन का, तो यहाँ एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेटिव से चुनी जाती है और लेजिस्लेटिव के प्रति उत्तरदायी होती है। बात समझिए, प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ, देखिए अगर नहीं समझ में आएगा तो 10 बार बोलेगा, हम 10 बार समझाएंगे, लेकिन ये बेस है, इसको अगर नहीं समझिएगा तो आगे का बहुत क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो प्रेसिडेंशियल टाइप में सेपरेशन ऑफ पावर था, वहां एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव से कोई मतलब नहीं था। बात समझ रही कि नहीं? पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव चुनाता ही है लेजिस्लेटिव से। पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव में निर्भरता, इंटरडिपेंडेंट का रिलेशन रहता है, दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो सकता। यह सेंटेंस दिमाग में बैठा आपको? नहीं बैठा तो फिर से बोलेंगे, क्योंकि इसी सेंटेंस को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। संसदीय शासन व्यवस्था में एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव आजाद नहीं होते एक दूसरे से, बल्कि अंतर संबंधित होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं। यह सेंटेंस दिमाग में रख लिया। अब इसको समझते हैं कि कैसे रहता है। तो यहाँ एग्जीक्यूटिव का प्रधान जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड प्राइम मिनिस्टर होता है। तो जब इलेक्शन हो जाता है ऐसे देशों में, तो पार्लियामेंट में जिस दल का बहुमत होता है, जो मेजॉरिटी वाला दल होता है, उसका नेता को वहां का राष्ट्राध्यक्ष प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, और फिर वो प्रधानमंत्री उस सदन का सदस्य होता है, और वो प्रधानमंत्री उसी सदन में से कुछ लोगों को लेकर के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का गठन करता है। और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तभी तक अपने पद पर रह सकता है जब तक उसे उस सदन का, जिस सदन से बना है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, विश्वास प्राप्त। अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाएगा तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो खत्म माना जाएगा। तो इस तरीके से हुआ ना साहब कि पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव एक दूसरे से अंतर संबंधित है, क्योंकि हर एग्जीक्यूटिव को, यानी प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्री को, लोकसभा का सदस्य भी होना पड़ता है। बिना लोकसभा के सदस्य हुए कोई व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता।
और प्राइम मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मेंबर यदि बन गया तो फिर वो आज़ाद नहीं रह सकता है, उसको अकाउंटेबल रहना पड़ता है लोकसभा के प्रति या ब्रिटेन में संसद के प्रति। वहाँ लोकसभा को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बोला जाता है, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं। अमेरिका में जो राष्ट्रपति जिसको नियुक्त करता है वो सीनेट का या हाउस का मेंबर नहीं होता है और उसके प्रति अकाउंटेबल भी नहीं है। लेकिन पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट में जो है वो अकाउंटेबल है कार्यपालिका किसके प्रति, तो व्यवस्थापिका यानी लेजिस्लेटिव के प्रति। तो चूंकि वहां संसद की प्रधानता है, बोलेंगे ओके भाई, संसद ही कानून बना रही है और संसद ही अपने में से कार्यपालिका चुन रही है, तो इसलिए ऐसे शासन व्यवस्था को पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट या संसदीय शासन व्यवस्था कहते हैं। अब भाई साहब के प्रश्न पर आते हैं कि दोनों के जुडिशियरी में महान अंतर है। दोनों के जुडिशियरी में यानी अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का जो जुडिशियरी होगा और जो संसदीय शासन व्यवस्था का जुडिशियरी होगा, उसमें एक महान अंतर यह है कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के जुडिशियरी में पूरा सेपरेशन ऑफ पावर पाएगा, यानी वहां की जुडिशियरी पूरी तरीके से एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव दोनों से आजाद है और देश के संविधान में जो लिखा हुआ है उसी के मुताबिक फैसला करेगी और उस फैसला को सभी को मानने के लिए बाध्य होगी। लेकिन संसदीय शासन व्यवस्था में यहां सेपरेशन ऑफ पावर नहीं, कहां है? पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव तो एक हो गए ना, सेपरेशन ऑफ पावर तो है नहीं। बात समझ में आ रही है आपको? आपको समझ में आ रही है बात? ये नियम जुडिशियरी पर भी लागू होता है। यहां जुडिशियरी पूर्ण रूप से आजाद है, लेकिन पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट में जुडिशियरी आजाद नहीं है। जुडिशियरी सिर्फ यही काम करेगी कि जो संसद यानी वहां की पार्लियामेंट कानून बना दी, उस कानून के अनुरूप फैसला दे। कानून के अनुरूप फैसला दे भी देती है वहां की सुप्रीम कोर्ट, और जुडिशियरी को उसका फैसला पसंद नहीं आता है तो वहां की लेजिस्लेटिव यानी संसद उसके खिलाफ कानून बना करके उसके जजमेंट को खत्म कर देती है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं हो सकता। जजमेंट दे दिया तो वहां का कांग्रेस उस जजमेंट को कानून बना के खत्म नहीं कर सकता, लेकिन ब्रिटेन में कर सकता है। किसी भी जजमेंट के खिलाफ वहां की पार्लियामेंट सक्षम है कि कानून बना करके उस जजमेंट को उलट दे, और फिर उसके खिलाफ उसको जुडिशियल रिव्यू न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार नहीं है किसको? सुप्रीम कोर्ट। जबकि अमेरिका में न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। कोई भी कांग्रेस वहां का कानून बनाएगी अमेरिका में तो उसका जुडिशियल रिव्यू करेगा, न्यायिक पुनर्विलोकन करेगा। अब बात समझ में आई? तो इसलिए जहां अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है वहां की न्यायपालिका स्वतंत्र है, निष्पक्ष है और शक्तिशाली है। जहां पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट है वहां की न्यायपालिका न स्वतंत्र है, न निष्पक्ष है, न शक्तिशाली है। वहां शक्तिशाली है कौन? तो सिर्फ एक, वो कौन? पार्लियामेंट। कहा जाता है कि ब्रिटेन का पार्लियामेंट किसी गधा को भी प्राइम मिनिस्टर बना सकता है, किसी आदमी को भी खुदा बना सकता है, इतना शक्तिशाली। बात समझ में आ रही? इसी को के साथ ब्रिटेन के पार्लियामेंट के साथ एक चीज जुड़ी हुई, वो चीज है वेस्टमिनिस्टर ऑर्डर। वेस्टमिनिस्टर, ये वेस्टमिनिस्टर ऑर्डर का नाम सुने हैं कभी आप लोग? जब तक इसको नहीं जानिएगा तब तक आप अपने देश के पार्लियामेंट को कहां से पढ़ेंगे? कितनी खूबसूरत बात। वेस्टमिनिस्टर ऑर्डर के तहत ब्रिटेन में पार्लियामेंट की स्थापना है।
बड़ा गौर से सुनिएगा साहब कि वेस्टमिनिस्टर ऑर्डर का मतलब क्या होता है, बहुत थर्ड टर्म के हम बोल रहे हैं। वेस्टमिनिस्टर ऑर्डर का अर्थ ये होता है कि वहां का जो मंत्री होगा वो प्रति हस्ताक्षर नहीं करेगा, काउंटर सिग्नेचर नहीं करेगा। वहां का मंत्री के आदेश से ही उस विभाग का काम है। इसीलिए विभाग में कोई भी भ्रष्टाचार या कुछ भी होता है तो वहां का संबंधित मंत्री दोषी हो जाता है, अकाउंटेबल हो जाता है। यही वेस्टमिनिस्टर ऑर्डर है। और भारत में वेस्टमिनिस्टर ऑर्डर को अक्सर समझ रहे, यहां मिनिस्टर काउंटर साइन करता है, मेन साइन नहीं करता है। मेन साइन उस विभाग का सेक्रेटरी करता है। इसीलिए आप देखिए कि भारत में कोई भी घोटाला होता है तो मंत्री साहब नहीं फंसते, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि क्या है। सब फंसता कौन है? तो सेक्रेटरी फंसता है। लालू यादव गलती से फंस गए, यह समझिए कि फंसाया गया, वरना यहाँ के रूल के मुताबिक इनको फंसना नहीं चाहिए। अभी आपने देखा ना, एक मामूली सी बात पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को सजा हो गई। क्यों हो गई? कि वो सिर्फ काउंटर साइन नहीं किए बल्कि मेन साइन किए। चलिए बहुत बातें हो रही, काउंटर साइन क्या होता है इसको तो समझ रहे हैं कि नहीं? व्हाट डू मीन बाय काउंटर साइन? प्रति हस्ताक्षर हिंदी हो गए इसका। प्रति हस्ताक्षर ये काउंटर साइन का मतलब क्या होता है जमील भाई? हैं? अच्छा छोड़िए ना सर, नाम में क्या रखा है? नहीं, ये तो उल्टा आप समझ, जैसे ऐसे समझिए कोई फाइल तैयार कि 20 चापाकल गया में लगेगा, ठीक है ना? 20 चापाकल गया में लगेगा। पार्लियामेंट से जो पास हुआ था वो 10 ही चापाकल पास हुआ और फाइल बन गया किसका? 20 चापाकल का। तो दो तरीका है, एक की फाइल बना तो नीचे में डायरेक्ट लिखा हुआ है मंत्री, मंत्री ने साइन कर दिया, मतलब बाय द ऑर्डर ऑफ मिनिस्टर्स। दूसरा हुआ कि नहीं, सेक्रेटरी ने साइन किया मुफ्त और मंत्री ने देख करके काउंटर साइन कर दिया। तो यहां पर मेन साइन अकाउंटेबल कौन होगा? सेक्रेटरी होगा। तो अब कैग अगर इन्वेस्टिगेशंस करेगा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल तो पाएगा ये कि अरे ये बजट में 10 ही चापाकल का था, ये 20 कैसे कर दिया ये? तो वो फंस गया, ये भ्रष्टाचार हो, मतलब आपने सरकारी राशि का दुरुपयोग किया। तो ऐसी परिस्थिति में मंत्री नहीं फंसता है, कौन फंसता है? सेक्रेटरी फंसता है। और ब्रिटेन में है कि नहीं, काउंटर साइन नहीं करता है, मेन साइन करता है, यानी बाय द ऑर्डर ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है ना? इसको थोड़ा सा और पलट लीजिए, इसको उल्टा कर दीजिए। ठीक है, जैसे आपके इंस्टीट्यूट का रूटीन आपको मिला होगा, उसमें जस्ट मोमेंट आपका सवाल ले रहे हैं, तो उसमें ऊपर में लिखा हुआ था बाय द ऑर्डर ऑफ द जामा मस्जिद कमेटी प्रेसिडेंट, और नीचे में सिराजी का, शम्स सिराजी का साइन। ठीक है, तब इसमें प्रेसिडेंट नहीं फंसेंगे, प्रेसिडेंट कुछ तैयार बार नहीं किया है, उस सिराजी साहब ने जो तैयार किया है उस पर वो काउंटर साइन कर दिया। अब असल जवाबदेही किन पर है? सिराजी साहब। बात समझने के आएगी नहीं, हम समझते अब समझाने में हम सफल हो। तो इस तरीके से संसदीय शासन की ये सारी विशेषताएं हैं और अधिष्ठात्मक शासन से ये अलग है। इतना तक बात है हमको समझाने की। हाँ आप बोलिए क्या? वो है कि भारत में
लालू यादव को कौन प्रक्रिया द्वारा उसको फंसाया गया? क्या गया था? अब देखिए ये पॉलिटिकल बात है, इसको क्लास में ना तो ऐसा कुछ चीज़ होगा ना सर? है, आपके परीक्षा के लिए उपयोगी नहीं है। अकेले मिलेगा तो समझा दें, ये रिकॉर्डेड हो रहा है तो सिर्फ आप ही नहीं सुनते हैं, बहुत सारे लोग सुनते हैं। तो ये पॉलिटिकल बात हो जाएगी, ये सही बात। एक टीचर को शोभा नहीं देता है, हमारी भी एक सीमाएं हैं, हम उस सीमा का पर्सनल क्वेश्चन हो तो क्लास के बाद जो है आप करेंगे और आपको परीक्षा के लिए इतनी बात समझ में आ गई। अब हमने वादा किया था कि हम पीछे आते हैं। अब देखिए आप उसको समझाएंगे तो आपको चट चट समझ में आ जाएगा। तो इसको भी हाँ यही तो था, यही था। तो अब देखिए हम लोग संघात्मक देश में हैं। कहाँ है? संघात्मक देश में। हमारा भी देश संघात्मक है, एकात्मक है नहीं। तो अब संघात्मक एकात्मक बोला तो आप समझ गए कि वो हमारे देश में दूसरा प्रकार हो है ना। तो इसी बात को समझाने के लिए हमको इतना बैठ में जाना पड़ा और समझाना पड़ा। और उसको महसूस कीजिए कि उसको नहीं समझाते तो फिर इसको समझाना आपके लिए बेकार था, एक यूं ही बता देना था। तो अब देखिए हम बारी बारी से एक्सप्लेन करेंगे कि देखिए साहब सेंटर में कौन व्यवस्थापिका है, स्टेट में कौन व्यवस्थापिका है, ठीक है। तो सबसे पहले सेंटर में हम बोलते हैं संसद, व्यवस्थापिका है इसको बोलते हैं संसद। ये संसद एक्चुअली में दो सदनों से मिलकर बना है। एक को बोलते हैं लोकसभा, हाउस ऑफ द पीपल। अगर इंग्लिश इसका बोलिएगा तो क्या हो जाएगा? हाउस ऑफ द पीपल। जय करने से एच ओ पी लिख के चल जाएगा काम। और दूसरा को बोलते हैं राज्य, यानी हाउस ऑफ द स्टेट, हाउस ऑफ स्टेट। ये दो सदन मिल करके संसद बनते हैं, दो सदन मिल करके। ये जो लोकसभा है इसको निम्न सदन बोलते हैं, यानी लोअर हाउस। और जो राज्यसभा है इसको हम लोग उच्च सदन बोलते हैं, यानी अपर हाउस, ठीक है। इसको निम्न के साथ साथ द्वितीय सदन भी बोलते हैं। इसको निम्न के साथ साथ प्रथम सदन भी बोलते हैं। इसको उच्च के साथ द्वितीय सदन भी बोलते हैं। ये जो नामकरण है इस पर हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्यों ऐसा बोलते हैं। तो जवाब है आपके पास। लोकसभा को सर हम निम्न सदन और प्रथम सदन क्यों बोलते हैं? राज्यसभा को उच्च सदन और द्वितीय सदन क्यों बोलते हैं? स्टेट को सांसद इसीलिए बोलते हैं। तो शायद बात कंपटीशन में शायद बात नहीं होता है ना, कंफर्म इसमें आपको सुधार कर दे। कोई भी बिल, सामान्य बिल किसी भी सदन में ला सकते हैं, सिर्फ धन विधेयक को छोड़कर। इसलिए आपका ये कहना गलत है। क्यों बोलते हैं? लोकसभा को भंग किया जा सकता है, इसीलिए उसको निम्न सदन बोलते हैं। और राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, इसीलिए उसको उच्च सदन बोलते हैं। इनका मेरा कहना नहीं। हाँ, बड़े गौर से सुन रहा था जमाना, तुम ही सो गए दास्तां कर। देखिए साहब, इसको जो निम्न कहा गया है ना, वो आयु क्या था?
अरे इसको कुछ कहा गया है, ये क्या था? और इसको प्रथम कहा गया है, शक्ति क्या था? और इसको द्वितीय कहा गया, शक्ति क्या था? मतलब समझे? इसके मेंबर 25 साल के एज के होते हैं और राज्यसभा के मेंबर 30 साल या उससे अधिक। शक्ति में लोकसभा ज्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं हो सकता। धन विधेयक के समय 14 दिन के विलंब की शक्ति से उसके पास संख्या बल पर अपनी बात मनवा सकता है संयुक्त अधिवेशन में लोकसभा, इसलिए ज्यादा शक्तिशाली है। तो शक्ति के आधार पर उसको जो है वो प्रथम सदन और आयु के आधार पर उसे मिल सकते, नहीं समझ में आ रही? तो ये जो डिवीजन है इसी को आप याद रखिए। क्लियर? अब देखिए साहब कि ये संसद का विवरण है और अभी कंप्लीट नहीं हुआ है केंद्र की व्यवस्था। ये दोनों के अतिरिक्त यानी इसके अतिरिक्त एक और ऑर्गन इसका है और उसको क्या बोलते हैं? राष्ट्रपति। अब क्यों? तो इसलिए कि संसद का काम क्या है? कानून का बनाना, ठीक है? कानून सिर्फ संसद में पारित कर देने से नहीं बनता। संसद में पारित होने के बाद जब तक राष्ट्रपति उस पर साइन नहीं करे तब तक जो है वो कानून नहीं माना जाता। तो चूंकि राष्ट्रपति के सिग्नेचर के पश्चात ही कोई विधेयक कानून का रूप लेता है, इसलिए राष्ट्रपति भी संसद का एक भाग है। क्या राष्ट्रपति सिर्फ इसी आधार पर संसद का भाग है? तो नहीं, संसद का भाग वो और आधारों पर है, जैसे संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करना, नवीन संसद के गठन के बाद और हर वर्ष संसद के प्रथम सत्र के प्रथम दिन संसद को संबोधित करना, यह कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है प्रेसिडेंट का। इसके अलावा संसद की बैठक बुलाना यह राष्ट्रपति का अधिकार है। संसद की बैठक लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति नहीं बुलाता, राष्ट्रपति बुलाता है। संसद का सत्रावसान करना यानी सत्र का अवसान, सत्र को समाप्त करना, यह प्रेसिडेंट्स का काम है। सत्र को स्थगित करना यह सदन के अध्यक्ष का काम है, लेकिन सत्र का पूरा अवसान कर देना यह प्रेसिडेंट का काम है। यदि लोकसभा का अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति नहीं हो, उपाध्यक्ष और उपसभापति भी नहीं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए बनाए गए पैनल में से तीनों आदमी नहीं, तो टेम्पोररी अध्यक्ष और टेम्पोररी सभापति बनाने का अधिकार राष्ट्रपति को। तो ये सारी चीजों के कारण हम कहते हैं कि द प्रेसिडेंट इज द पार्ट ऑफ आवर पार्लियामेंट। कितनी सुंदर बात नहीं? सिर्फ वो साइन करता है यही बेस नहीं है साहब, ये सब भी बेस। तो घबराइए नहीं, ये सब हम चाहते ये हैं कि ये सारी चीजें आपको खेल खेल में, हंसी हंसी में, क्लास में ही याद होती चली जाए। लिखने उठने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़े। आप हमें इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि क्या हम अपने इस उद्देश्य में सफल हो रहे हैं कि आपको पढ़ना कम पड़ रहा है, अधिकांश बातें क्लास में ही याद हो रही हैं। क्योंकि लगभग 1.5 महीना गुजरने को है और 1.5 महीने से आपको पढ़ा रहे इंडियन पॉलिटी, तो अब हम लोग पूछने का अधिकार है कि प्रीवियस जो पढ़ाए हैं जिस ढंग से, तो सब चीज़ें आपको याद आती हैं कि नहीं? कभी क्वेश्चन बनाते हैं तो रिकॉल होता है कि नहीं? तो अगर होता है तो समझिए कि पढ़ाई हम लोग का सही डायरेक्शंस में जा रहा है। कितना किताब पढ़िएगा,
पॉलिटी में लेना चाहिए तो 4-5 किताब पढ़ना पड़ेगा, हालत खराब हो जाएगा। तो क्लासेस बढ़िया से कीजिए, बढ़िया से समझिए, तो फिर आपको क्वेश्चन पकड़ा है। तो ये हमने आपको बताया कि हाउ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द पार्ट ऑफ आवर पार्लियामेंट। देयर आर मेनी रीजंस। फर्स्ट, दे साइन ऑन द बिल. Second, they call the sessions of the parliament. Third, adjourn the meeting of the parliament. And fourth, appoint the temporary president, speaker and sabhapati of the Rajya Sabha. That is why we can say the president of India is a part of our parliament. हम समझते हैं कि आप अच्छे ढंग से समझिए। अब इसी को थोड़ा सा ये कर लेते हैं, मतलब स्टेट में भी, राज्य में होगा तो यहाँ बोलेंगे हम विधानमंडल। यहाँ क्या बोलेंगे? विधानमंडल, है ना। तो विधानमंडल बोलेंगे और ये विधानमंडल का भी 2 सदन होगा। कितना? क्या होगा? हाँ, विधानसभा और विधान परिषद। और यहाँ भी विधानमंडल का पार्ट कौन होगा? वेरी गुड, यहाँ पार्ट होगा राज्यपाल। और अगर तुलना करें तो लोकसभा इज इक्वल टू विधानसभा स्टेट में, राज्यसभा इज इक्वल टू विधान परिषद और राष्ट्रपति इज इक्वल टू राज्यपाल। तो बाकी कुछ समझाने की जरूरत तो है नहीं, वो सारी बातें इस पर लागू हो जाएगी। पूछना है टॉपिक आएगा, कंसेप्ट नहीं बता रहा, तो सबको अलग अलग पढ़ाएंगे ना। तो जब वहाँ आएगा तो वो चीज़ सीक्वेंस में चीज़ को पढ़िए। यहाँ जिस चीज़ का आपको समझना है वो चीज़ समझा रहे हैं। अगर यहाँ सब पावर एंड फंक्शंस, एज और क्वालिफिकेशन सब इसमें शामिल कीजिएगा तो हो जाएगा खिचड़ी। हम आपको एकदम जो है क्या बोलते हैं, दलिया और पराठा खिला रहे हैं और आप जो है बोल रहे हैं कि खिचड़ी खिला दीजिए, तो पूरी मशरूम से डाल कर, तो कैसे काम करें? बात को समझने की कोशिश। अब आते हैं कि कार्यपालिका कौन होता है। तो यहाँ पर भी साहब, यहाँ पर कार्यपालिका जो होगा सेंट्रल में, उसको बोलेंगे राष्ट्रपति। अब एक ही नाम नहीं है, राष्ट्रपति के बाद होगा मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल। चलिए मंत्री परिषद लिखो, और इसका हेड होगा प्रधानमंत्री। अब यही सफर खत्म नहीं हो जाता है, इसके बाद एक और पद आएगा महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। आप सबको इंग्लिश लिखते हैं, समझते हैं? लिख दो इंग्लिश। इसका सिर्फ लिखते हैं अटॉर्नी जनरल। बाकी का तो आप लोग जानते ही हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री पद का इंग्लिश काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कॉम। अब इसका साहब समझते हैं बात को, कितना बड़ी बात है। इसके अर्थ को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि all of them are the part of central executive body। सभी केंद्रीय कार्यपालिका के अभिन्न अंग हैं। क्या है? अभिन्न अंग है। कैसे? तो एक म्यान में एक तलवार है, 4 तलवार के साथ। एकदम कहावत के विपरीत है, खिलाफ है। तो इसको एलोबरेट या इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं आप लोग।
पढ़े हुए किताब में वो लक्ष्मीकांत कहाँ सब लिखा हुआ होगा ये। सर, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की जो नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति के सलाह से करते हैं, राष्ट्रपति की सलाह से करते वो इस वजह से राष्ट्रपति लिखे। हैं। नहीं सर, ये कारण नहीं है सर। बोलिए सर, पेडागोजी का ये नियम है कि पढ़ाया जाए ऐसे कि जान लिया जाए कि क्या पढ़ना है उसको, या कितना पढ़ना है। तो हम आपसे सवाल आपको हतोत्साहित करने या आपको बेइज्जत करने के लिए नहीं करते हैं। ये शिक्षा शास्त्र पेडागोजी का नियम है कि टीचर इंटरेक्शंस के साथ, लगाव के साथ पढ़ाए, और इंटरेक्शंस टूवर्ड्स स्टूडेंट्स ये है कि हम आपके समस्या को जाने कि आपकी क्या समस्या है। तो प्रश्न इसी उद्देश्य से किया जाता है कि व्हाट इज योर प्रॉब्लम, आपकी समस्या क्या है। तो समस्या ये है कि एक म्यान में जो ये 4 तलवार है ये आपको बहुत तंग कर रहा है। ठीक है, अब देखिए उसको आसान करते हैं कैसे। तो ये जो राष्ट्रपति एग्जीक्यूटिव जो है वो संवैधानिक है। क्या? यानी कॉन्स्टिट्यूशनल है। अब आप बोलिए कि सर ऐसा ही आप बोल दीजिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल है, कुछ बताइए तो ये धारा होगा। तो जी साहब, बिल्कुल धारा के हिसाब से बात हो। कहाँ लिखा हुआ है कि वो संवैधानिक प्रधान है? कैसे साबित कीजिए कि वो संवैधानिक प्रधान है? बोलिए जमील साहब, कैसे साबित कीजिए कि वो संवैधानिक प्रधान है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन? कहाँ? चलिए लिख देता हूँ मैं। अनुच्छेद भाई साहब बोल रहे हैं 52, कंप्यूटर लिख दे इसको। हो कहाँ लिखल है कि राष्ट्रपति होगा मैंने वो कार्यपालिका का प्रधान होगा? अरे हम भी पढ़े हैं, आपको बेयर बुक का निकालिए। देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट, ये तो नहीं लिखा हुआ है हु वाज द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव। उसके आगे मत देखिएगा। आप 52 बोले हैं तो 52 हम लिख दिए, समझ गए? तो आपको बोलना चाहिए था 53, गलत बोल दिए 52। 52 का दूसरा अर्थ है, पढ़ाएंगे कल, ठीक है ना? 52 जो बोल दिए गए। अब प्लस 54 भी देखिए, ये 52 और 54 जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिएगा उसमें आप कि 53 कहता है कि वो कार्यपालिका का प्रधान होगा। 54 हम गलत बोल रहे हैं, 54 निर्वाचन है उसमें, और 55 में निर्वाचन की रीति है, 53 ही है। ठीक है, ही ये कह रहा है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा और वो इसका प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। है ना, ये नहीं सेंटेंस है। अब अधीनस्थ अधिकारी कौन होंगे ये 53 नहीं खोल रहा है, तो खाली इसको अगर देखिएगा तो बोलिए कि कार्यपालिका का प्रधान है, क्योंकि संविधान में लिखा है संवैधानिक प्रधान। अब संवैधानिक प्रधान तो है ये, अमेरिका का राष्ट्रपति भी संवैधानिक प्रधान है, लेकिन अमेरिका का राष्ट्रपति संवैधानिक के साथ साथ वास्तविक भी है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल एंड रियल दोनों हेड है अमेरिका का राष्ट्रपति। यहां भारत का राष्ट्रपति के लिए 53 कह रहा है कि ही इज कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, एग्जीक्यूटिव हेड। लेकिन अगर आगे कुछ नहीं कहा जाता तो फिर ये रियल हेड भी हो जाता। लेकिन आगे एक आर्टिकल है 74, वो इसको रियल हेड नहीं बनने दे रहा है। वो क्या है जी, बोलिए। वो कह रहा है क्या 74 नंबर अनुच्छेद साहब के राष्ट्रपति अपने सहयोग
और मंत्रणा हेतु, टू असिस्ट एंड टू एडवाइस। ठीक है, सहयोग का मतलब असिस्टेंस और मंत्रणा का मतलब एडवाइस। राष्ट्रपति अपने सहयोग और मंत्रणा हेतु एक मंत्री परिषद का गठन करेगा जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति इसके दिए गए परामर्श के अनुरूप काम करेगा। ठीक है, अब 42वां तक इतना ही, 76 तक इतना ही था लिखा हुआ। तो अब राष्ट्रपति जो है बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगर काम करेगा तो असंवैधानिक हो जाएगा, क्योंकि नाम उसी का है कि बाय द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट, लेकिन करने वाला 74 से कौन हो गया? काउंसिल ऑफ। इसलिए साहब ये जो है संवैधानिक प्रधान है, वास्तविक प्रधान कौन है? तो ये दोनों है, ये दोनों मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर, बोथ आर सेम। तो फिर ये कहां से आ गए? आर्टिकल 76 का फर्स्ट। हाँ, ठीक ही है, गैर संवैधानिक है। काका बोल के निकल जाना है, आप किसके सामने बोल रहे हैं? एक तो आप बोल रहे हैं 76 में, फिर बोल रहे हैं गैर संविधानिक। जब 76 में प्रोविजन, इसका मतलब संवैधानिक है। सर बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बार बार आपको शेर बोलते कि जैसा रहो, क्या शेर था वो? नीचे रहो कि जैसा का तैसा दिखाई, और ऊंचे न हो कि बाप भी लड़का दिखाई दे। मतलब अध्येता या टीचर दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कभी अपने आप को घमंडी नहीं करे कि हम बहुत पढ़ लिए। देखिए आप लोग शिकार किस चीज के होंगे? किसी चीज को, और हम रोकना चाहते हैं कि थोड़ा सा चंद किताब को पढ़ने के बाद अपने आप को विद्वान कर सकते हैं। कहिए कि जानना बहुत कुछ बाकी है, और क्लासेस कीजिएगा तो आपको एहसास हो कि कहाँ कहाँ पर हम मिस कर रहे हैं। तो चलिए कर, मतलब उनका समय भी खत्म हो रहा है। तो ये देखिए है जज कौन? महान्यायवादी। महान्यायवादी वही बन सकता है जो सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जज होने की योग्यता रखता हो या उससे रिटायर किया हो, और है एग्जीक्यूटिव का बात। क्यों? क्योंकि एग्जीक्यूटिव का सारा मुकदमा लड़ने वाला अधिकारी यही है, अटॉर्नी जनरल, और जब आवश्यकता पड़ेगा तब पार्लियामेंट की बैठक में भाग भी ले सकता है। इसलिए उसका बिना इलेक्शन का मेंबर बन जाता है। क्लियर? अब यहाँ साहब नीचे में राष्ट्रपति की जगह पर समझ लीजिए राज्यपाल, मंत्री परिषद का मतलब मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री की जगह पर मुख्यमंत्री, और महान्यायवादी की जगह पर यहाँ है महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल। क्लियर? यहाँ जो है वो सर्वोच्च न्यायालय, और यहाँ जो है उच्च न्यायालय। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा बात बताना है कि ये जो दोनों भाग है, यानी ये और ये, यहाँ ये फेडरल है, ये कार्यपालिका व्यवस्थापिका हमारा देश फेडरल है, पता है कि नहीं? और न्यायपालिका में हमारा देश यूनिटरी। क्लियर? ये बात समझ में आई? तो इतनी सारी बातें थी। अब कल के क्लास में जब हम आएंगे तो बाज़ाब्ते तौर पे प्रेसिडेंट से अपने सफर को शुरू करेंगे। क्लियर? थैंक यू।